इट इज़ अ प्रॉपर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज़। ये एक प्रॉपर बीमारी है जिसका इलाज है यहाँ पे। आपने ये देखा होगा कि इन्हीं मिथ्स को के अंदर आकर फैमिलीज़ बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो खुद भी अपनाना शुरू कर देती हैं। जैसे वेकेशन पे भेज दिया, जैसे कोई नया बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करवा दिया। शादी बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है कि अच्छा ये सुधर जाएगा, फिर अच्छी वेकेशन पे भेज दिया, उम्रे के लिए भेज दिया, बिज़नेस शुरू कर दिया, एजुकेशन का कहा कि ये कर लो, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ सामने रख दी। तो ये सारे तरीके, इनसे बीमारियाँ ठीक नहीं होती। मुझे बताएं कि एक इंसान को कोई हार्ट की डिज़ीज़ हो गई है या उसको कोई किडनीज़ का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो क्या वो शादी कराने से ठीक हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज़ की। इसी तरह एडिक्शन की बीमारी भी ऐसी है कि इट इज़ अ फिज़िकल डिज़ीज़। ये एक जिस्मानी बीमारी है। ये कुछ बाकी सारे तरीके अपनाने से ये ठीक नहीं हो सकती। इसका इलाज होता है प्रॉपर। ये जो जितनी भी नफ्सियाती बीमारियाँ ना, इनका कहीं ना कहीं हमारी फिजियोलॉजी से बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। बाइपोलैरिटी में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। आपकी पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। किस तरह से? जब कोई इंसान गुस्से में जाता है, मेनिक फेज़ में होता है, हैप्पी होता है, तो उसकी पूरी फिजियोलॉजी भी उसका असर पड़ता है। पूरी बॉडी चेंजेस उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। जब कोई इंसान नीड फील कर रहा होता है कोई काम करने की, उसको अर्ज हो रही होती है, इम्पल्सिव एक्शन ले रहा होता है, तो पूरी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो ये जितनी भी नफ्सियाती बीमारियाँ, इसमें कहीं ना इसमें आपकी फिजियोलॉजी पूरी चेंज हो रही होती है। हाँ, एडिक्शन में ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक एरर आ जाता है। आपकी बॉडी के अंदर अब एक एरर आ चुका है, जिसकी वजह से अब आप जो कुछ भी कर लें, जैसा भी कर लें, वो एरर वापस से ठीक नहीं हो सकता। यू कैन नॉट डू ड्रग्स एनी मोर। आप जब जब ड्रग्स करेंगे, आप जब जब नशा करेंगे, आपकी पूरी फिजियोलॉजी अफेक्ट होगी। आप फिर से साइकोसिस की तरफ जा सकते हैं, पैरानोया की तरफ जा सकते हैं। होता ये यहाँ से इलाज हो जाने के जब पेशेंट्स रिलैप्स करते हैं ना, बहुत पॉसिबिलिटी इस चीज़ की होती है कि वो ओवरडोज की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वो जो उनको एक फ़न उनको जो एक ट्रिप अचीव वो मिलता है दोबारा इतने अरसे बाद नशा करने का, वो बड़ा अच्छा होता है। उसको अचीव करते करते वो फिर एक ओवरडोज की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो अब आप नशा नहीं कर सकते। तो अब ये मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, ये हमारी अपनी इसमें बेहतरी है कि अब मैं नशा नहीं कर सकता। अपने आप को बजाय ये कहने की कि मुझे नशा याद आ रहा है, एक ना एक दफ़ा ये वाला फ़लाँ नशा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। अपने आप ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करें कि आप अपने आप को ये नॉलेज दें कि अब मैं नशा करने के काबिल रहा ही नहीं हूँ, मैं अब अनफिट हो गया हूँ। आपके ब्रेन में ना न्यू न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं। पगडंडी समझते हैं आप सबके, वो एक जगह होती है जहाँ पे जैसे ग्रास होती है, आप उसके ऊपर चलना शुरू कर दें या आप उसके ऊपर साइकिल चलाना शुरू कर दें, तो एक टाइम आता है कि वो ग्रास वहाँ से अपना रास्ता बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह हमारा माइंड भी ऐसी है कि हमारे माइंड में वो एक पगडंडी बनना शुरू हो जाती है। हमारे माइंड में वो एक न्यू न्यूरल पाथवे बनना शुरू हो जाता है, जब हम एक ही कांस्टेंट मैसेज अपने ब्रेन को दे रहे होते हैं कि अब मैं नशा करने के लिए अनफिट हूँ, मैं इवन सिगरेट पीने के लिए भी अनफिट हूँ, मैं सिगरेट भी पीऊँगा तो मैं एंग्जाइटी की तरफ जा सकता हूँ। तो ये एक आप अपने ब्रेन को टोटली टेम कर सकते हैं। इसे जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट निकला ही यहाँ से, कि जिसमें आप अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को टेम कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को सिखा सकते हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे सकते हैं किस तरह से चेंज होना है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपने आप को टाइम एंड अगेन ये चीज़ कहते रहें, और जितना जल्दी हो सकेंगे इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसमें आप ही की बेहतरी है। इसमें आप ही को अच्छा फील करेंगे जब आप अपने आपको ये पता चल जाएगा कि अब तो मैं नशा नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही तो मेरी फिज़िकल बॉडी इस चीज़ की इजाज़त देती है, ना ही मेरा माइंड इस चीज़ की इजाज़त देता है। क्योंकि मेरे अंदर एक फ़िज़िकल एरर है, मेरे अंदर एक मेटाबॉलिक एरर है। मैं अब जब जब नशा करूँगा मैं किसी वर्स्ट स्टेज के ऊपर जा सकता हूँ। जब किसी की लाइफ डिसफंक्शनल होती है तो एडिक्शन में स्पेसिफिकली दैट मीन्स कि उनकी बॉडी में एक मेटाबॉलिक एरर आ चुका हुआ है। अब उनकी बॉडी भी उनके कंट्रोल में नहीं रही है। वो नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत सवेयर विड्रॉल्स होते हैं, वो विड्रॉल्स उनसे मैनेज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो फिर नशा करते हैं। और अब वो एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं कि वो नशा छोड़ना भी चाहते हैं बट वो छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही है। उनकी बॉडी को बहुत सवेयर क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं, विड्रॉल्स होना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत ट्रॉमा में, बहुत पेन में होते हैं, और उस पेन को ख़त्म करने के लिए दे स्टार्ट डूइंग ड्रग्स अगेन, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन होती नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली अ पिक्चर ऑफ अ ट्रू एडिक्ट दैट शोज़ कि आपकी बॉडी में एक मेटाबॉलिक एरर आ चुका है। अच्छा, एडिक्शन इज़ अ चॉइस, इट्स बेसिकली अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता। एडिक्शन, हमारी मर्ज़ी से कोई भी इंसान एडिक्ट नहीं बनता।
आप सबकी कभी भी ये मर्ज़ी नहीं होगी कि मेरा एंड एक रिहैब सेंटर में हो, मैं एक एडिक्ट बन जाऊँ, मैं एक नशेई बन जाऊँ। आप सबकी ये चॉइस तो नहीं थी। नशा करना आपकी चॉइस ज़रूर थी, ड्रग्स को स्टार्ट करना आपकी चॉइस ज़रूर थी, एक क्यूरियोसिटी को अचीव करना, उसको कंप्लीट करना, वो आपकी चॉइस ज़रूर थी। पहला सिगरेट पीना आपकी चॉइस ज़रूर थी, लेकिन नशा करना आपकी एडिक्ट बनना आपकी चॉइस नहीं थी, एक नशेई बनना आपकी चॉइस नहीं थी। कुछ डोमेन्स होती हैं हमारी लाइफ की जिससे हम ये चीज़ शो कर सकते हैं कि डिसफंक्शनैलिटी आ गई है। सबसे पहले हमारी ऑक्यूपेशनल डोमेन आती है। ऑक्यूपेशन डोमेन कि आपका काम वगैरह या आपकी एजुकेशन कैसे चल रही थी, काम पे आप जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे, जाना छोड़ दिया था, बिज़नेस लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था, ये सब चीज़ें आप देखते हैं। उसके बाद आप रिलेशनशिप डोमेन देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप डोमेन कैसी थी। आपके जो रिलेशनशिप थे अपने सिबलिंग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड्स पार्टनर्स के साथ, वो कैसे थे, इस डोमेन को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपकी सोशल डोमेन को कि सोशली आप कैसे थे। तो कहीं ना कहीं इश्यूज़ तो आते हैं, इन सब डोमेन को देखा जाता है, फिर ही डिसफंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन किया जाता है। साइकोलॉजी में जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ना, उन सब में एक क्राइटेरिया कॉमन है। सब डिसऑर्डर्स में एक क्राइटेरिया कॉमन है कि ऑक्यूपेशनल डिफ़िकल्टीज़ या फिर रिलेशनशिप डोमेन डिफ़िकल्टीज़ या फिर सोशल डिफ़िकल्टीज़ प्रेजेंट है। सब डिसऑर्डर्स में ये चीज़ कॉमन है। साइकोलॉजी की फील्ड में जितने भी डिसऑर्डर है ना, एक बुक होती है बेसिकली DSM की। इट्स लाइक अ बाइबल फॉर साइकोलॉजिस्ट, कि उसके अंदर सारे डिसऑर्डर्स को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उस जितने भी उसमें डिसऑर्डर्स एक्सप्लेन किए गए हैं ना, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, यानी कि एक क्राइटेरिया कॉमन है कि अगर ये क्राइटेरिया होगा तो पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को या इंसान को वो डिसऑर्डर है। वो वन ऑफ द क्राइटेरियाज है ही डिसफंक्शनैलिटी। ऑक्यूपेशनल डिफ़िकल्टीज़, सोशल डिफ़िकल्टीज़, रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़, पर्सनल लाइफ डिफ़िकल्टीज़, ये सारी डोमेन्स उसमें आती हैं। पेरेंट्स कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा मिनिमाइज आउट ऑफ शेम की वजह से वो प्रॉपर ट्रू पिक्चर बता नहीं रहे होते। इलाज के जब मिडिल में पहुंचते हैं ना, तब आके सारी स्टोरीज़ बाहर निकलती हैं, तब आके उनकी सारी हिस्ट्री पता चलती है। अच्छा, ये तो साइकोसिस में भी रहे हुए हैं, अच्छा ये फिज़िकली इतने वायलेंट थे, इन्होंने इतने अब्यूसिव थे, सब चीज़ें पता चल रही होती हैं। शुरू में वो इतना मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, दे आर ट्राइंग टू शो कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हमारे घर में डिस्टर्ब फैमिली बिल्कुल भी नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। ये आउट ऑफ शेम वो ये चीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी डिनाइल में होते हैं, वो शेम में होते हैं, वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जब हम उनसे कहते हैं कि आपका बच्चा एक एडिक्ट है, वो एक इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। उनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको लिए ये स्टीरियोटाइप है, एक टैबू है। हमें तभी पता चल जाता है कि वो एडिक्ट है जब एक फैमिली इतनी डर और खौफ के साथ जब आती है हमारे पास इलाज के लिए, और आके हमें ये कहती है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। तभी हमें पता चल जाता है कि ये फिर एडिक्शन की तरफ ही है। बहुत ज़्यादा होपलेस होकर आते हैं जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, हर तरीका यूज़ कर लिया होता है और कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती, फिर आके वो रिहैब में आते हैं। फिर उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की होती हैं, बहुत कोशिश की होती है कि किसी ना किसी तरीके से आप ठीक हो जाए, वापस ऑन ट्रैक आ जाए, बट जब नहीं आ पा रहे होते तब फैमिलीज आके किसी रिहैब की तरफ आती हैं। उनके लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताना कि हम एक रिहैब में हमारा बच्चा है, ये बताना इतना शेमफुल होता है। वो किसी को नहीं बता सकते कि वो हमारा बच्चा जो है वो एडिक्ट है। इवन फैमिलीज़ का ये तक फियर होता है, वो इतना फियर में होती हैं और इतना वो शेम से ऑपरेट कर रही होती हैं कि जिस घर में एडिक्शन होती है ना, उस घर में पता नहीं चल सकता कि यहाँ पे एडिक्शन है, बिकॉज एक इतनी परफेक्ट पिक्चर बनी होती है पूरे घर के इन्वायरमेंट में कि आप जज ही नहीं कर सकेंगे कि आप यहाँ पे एडिक्शन है। सो ये जो मिथ है जिस पे हम अभी बात कर रहे थे कि एडिक्शन इज़ अ चॉइस, ये क्लियर है सबको कि ये इट्स नॉट अ चॉइस। हमारे बस में नहीं है कि हमने नशे का मरीज़ बनना है, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी कभी भी कभी भी नहीं किया था कि मैं एक नशे का मरीज़ बनूँगा, मैं एक एडिक्ट बनूँगा। यस, नशा शुरू करना, पहला सिगरेट पीना, पहली दफ़ा कोई चीज़ ट्राई करना, वो हमारी चॉइस होती है, वो हमारी मर्ज़ी होती है, लेकिन एडिक्ट बनना हमारी मर्ज़ी नहीं होती। सो एडिक्शन इज़ नॉट अ चॉइस। हमारी मर्ज़ी से ये चीज़ बीमारी ठीक होने वाली है ही नहीं, ना ही होने वाली है, ना ही हमारी मर्ज़ी से ये हुई है और ना ही हमारी मर्ज़ी से ख़त्म होगी। ये अपना टाइम पूरा करेगी। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड अपना पूरा 14 डेज़ का कोर्स पूरा करते हैं एंटीबायोटिक्स का, तब जाके हमारा वो टाइफाइड क्लियर होता है। इसी तरह से बाकी भी ये वाली बीमारी भी ऐसे ही अपना टाइम लेगी ठीक होने से। तो ये अपनी चॉइस नहीं है, ये हमारी मर्ज़ी से ये हम ठीक होने वाली नहीं है और ना ही जाने वाली है, ये अपना पूरा टाइम पूरा करेगी।
आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मिथ 3 है जी, यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू क्विट ड्रग्स। यस, विल पावर का होना आपके इलाज में बेहतरी ज़रूर लेकर आ सकता है, यानी कि आपकी मोटिवेशन को तो बहुत बढ़ा सकता है और मेंटेन कर सकता है, बट खाली मोटिवेशन से ठीक होने वाली बीमारी ये है नहीं। ये एक मिथ है जिसमें हमें लगता है, घर वालों को भी, जैसे मिसने अभी शेयर किया, घर वालों को भी लगता है कि ये अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकता है नशा। पता नहीं ये क्यों नहीं छोड़ता। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसने हम सबकी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं और ये इतना अच्छा है, इसका कारोबार भी ठीक है, ये छोड़ सकता है नशा। सिगरेट क्या है इसके आगे, चर्च क्या है इसके आगे, ये छोड़ सकता है। लेकिन बस ये हिम्मत करे, ज़रा थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो ये नशा छोड़ सकता है सारी ज़िंदगी के लिए। तो फैमिलीज़ को भी और पेशेंट्स को भी हम यही चीज़ एजुकेट कर रहे होते हैं बार बार कि ये ऐसी बीमारी है जो खुद से छोड़ने वाली नहीं है, ये इसका इलाज ज़रूरी है और ये बाय चॉइस हमने नहीं की, अब हमें हो गई है ये। और हमें इसके लिए विल पावर के साथ साथ स्किल्स पावर्स का भी होना बहुत अहम है। जैसे 49% जो वेटेज है वो विल पावर को दी जाती है, 51% वेटेज जो है वो स्किल पावर्स को दी जाती है। ये स्किल्स का रोल ज़्यादा है। जैसे अब मिसाल मैं अक्सर ये शेयर करती हूँ ड्राइविंग की, कि इफ़ समवन, मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है और मुझे बहुत शौक़ भी है ड्राइविंग करने का, एंड आई एम फुली मोटिवेटेड कि बस मैंने ड्राइविंग सीखनी है, तो क्या खाली मोटिवेशन के होने से मैं गाड़ी चला लूँगी? कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ऐसा पॉसिबल होगा कि खाली अगर सिर्फ मेरे पास मोटिवेशन है और मेरे पास विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या खाली इसी विल पावर से गाड़ी चला लूँगी, रोड पे सीधा चले जाऊँगी? आई विल नीड टू हैव सम स्किल्स ना। मुझे कुछ स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे गाड़ी में बैठकर उसका स्टीयरिंग पे कंट्रोल देखना पड़ेगा, फिर मुझे उसके एक्सीलरेटर, ब्रेक, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, गियर्स देखने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर, इन्हीं को तो स्किल को यूज़ करना कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल शेयर कर लेते हैं, कुकिंग की एग्जांपल ले लेते हैं कि कुकिंग, अगर मुझे बहुत शौक़ है कि मुझे पास्ता बहुत पसंद है और मैंने वो खाना है और वो पकाना है, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि बस मैंने पास्ता पकाना है और मैंने बेक भी करना है इसको और ख़ुद से सीखना है, तो जब तक मेरे पास मोटिवेशन तो है, लेकिन क्या मेरे खाली मोटिवेशन हो लेने से पास्ता बन जाएगा? आपके लिए एक वो ड्राइविंग फोर्स बन सकता है, आपको वो ड्राइव कर सकता है कि वो आप उसके लिए स्किल सीखें। वंस मोटिवेशन आती है तो स्किल्स आते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शुरू में इलाज में हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं होती है, नशे को कोई मोटिवेशन नहीं होती है कि हमने नशा छोड़ देना है। ऐसा ही है, आप सब ने ऑनेस्टी के साथ मुझे बताना, इलाज के इनिशियल डेज में कोई मोटिवेशन नहीं होती है कि मैंने नशा छोड़ देना। हमने सिर्फ माइंड में प्लान्स बनाए होते हैं कि मैंने घर जाके वापस जाके बहुत नशे करने हैं। आहिस्ता 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 आपके अंदर स्किल्स आपको सिखाए जा रहे होते हैं, और स्किल को जब आप सीख लेते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, विल पावर भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इट्स अ टू वे अराउंड थिंग कि पहले अगर आपके पास विल पावर है तो आप स्किल्स सीख सकते हैं, आप स्किल्स को सीख कर भी विल पावर ला सकते हैं। ये चीज़ समझा पाई हूँ मैं आप सबको कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके पास पहले मोटिवेशन है, ड्राइविंग सीखने की मोटिवेशन मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए मैं स्किल्स यूज़ करूँगी। पहले मैं ड्राइविंग सीखूंगी और मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है ड्राइविंग करने का, बट मुझे करनी पड़ रही है बिकॉज और कोई वे आउट नहीं है, और मैंने ड्राइविंग तो सीख ली है। उसके बाद मेरे अंदर मोटिवेशन भी आना शुरू हो जाएगी कि मुझे रोज़ मैं खुशी के साथ जो है वो ड्राइविंग किया करूँगी। ये जितने भी एक हम जो एडिक्ट्स के बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं ना, सिमिलर पैटर्न्स जो हैं वो बाइपोलैरिटी में होते हैं, सिमिलर, सेम टू सेम। आपको पता है बाइपोलर और एडिक्शन दोनों बीमारियां ऐसे हैं, दोनों साथ साथ चलती हैं। जितने भी यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स हैं ना, दे आर विद डुअल डायग्नोसिस, दोनों के साथ है, वो एडिक्शन के साथ भी है, वो बाइपोलर के साथ भी है।
तो उनकी डुअल मैनेजमेंट चल रही होती है। बाइपोलैरिटी में बेसिकली मूड स्विंग्स होते हैं, मूड अप डाउन होता है, 2 पोल्स होते हैं बेसिकली। बाइपोलर मींस 2 पोल्स। ज़रूरी नहीं है गुस्सा एक स्टेज हो सकती है, गुस्से के अलावा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, गुस्से के अलावा खुशी भी बहुत हो सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा खुशी हो रही है, आउट ऑफ नोवेयर खुशी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। उस खुशी को मैनेज करने के लिए फिर हम बहुत ज़्यादा एक शॉपaholic बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं और हम एक्सट्रीम ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, जस्ट बिकॉज हमसे वो हमारी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही होती है। मूड स्विंग सबके होते हैं, इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स टोटली नेचुरल, बट बाइपोलर में वो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। बाइपोलर में वो लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं मूड्स। आप वायलेंट हो रहे होंगे, चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहे होंगे, आप किसी का लिहाज नहीं कर रहे होंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, यू विल नॉट सी कि आपके फ्रंट पे कौन है। तो बाइपोलर इन ऑर्डर उन लोगों को होता है जिनको बाइपोलर तो होता है, मूड के इश्यूज़ तो उनके साथ बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, बट उन्होंने अपना लाइफस्टाइल इस तरह से रखा होता है कि वो मूड के इश्यूज़ कंट्रोल हो सकते हैं। तो हम भी अपना बाइपोलर इन ऑर्डर कर सकते हैं। वो कैसे? अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके, स्ट्रक्चर को फॉलो करके, मेडिकेशंस लेके। मेडिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी स्ट्रक्चर के साथ अपने आप को जोड़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाइपोलर डिसऑर्डर की बहुत सारे जो ट्रेट्स हैं वो मैच करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के साथ। और भी डिफरेंट सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ बाइपोलर के सिम्टम्स मैच करते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, थॉट डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, तो इन सब की कोमॉर्बिड हो जाते हैं। तो एक से ज़्यादा डायग्नोसिस हम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देते हैं। कुछ सिम्टम्स, 6 से ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो बाइपोलर के नज़र आ रहे हैं, 6 से ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो बॉर्डर लाइन के नज़र आ रहे हैं। इस केस में फिर उनको डुअल डायग्नोसिस दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिसऑर्डर्स कोमॉर्बिड कर रहे हैं। तो इस केस में हम उनको बाइपोलर भी कहेंगे और बॉर्डर लाइन भी कहेंगे, दोनों केसेस एग्जिस्ट करेंगे इसमें। हो सकता है जो दूसरा साइकाइट्रिस्ट बाइपोलर डायग्नोज नहीं करा उसका डायग्नोसिस बॉर्डर लाइन हो, ठीक है, यस हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक कोई भी पेशेंट है उसके अंदर बाइपोलर के ट्रेट्स हो सकते हैं और बॉर्डर लाइन के भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा एक क्रिटिकल सा पॉइंट होता है जब हमें चीज़ों को रूल आउट करते हैं। तो हम इन्हीं मिथ्स के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम मज़ीद मिथ्स के ऊपर भी बात करेंगे। ये जो मिथ है कि स्किल पावर वाली और विल पावर वाली, ये वाली तो क्लियर है कि हमें खाली विल पावर की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। वी ऑल्सो नीड स्किल पावर। जब तक हमारे पास स्किल्स नहीं होंगे, खाली विल कुछ नहीं कर सकती। अकेले विल का कोई रोल नहीं होगा हमारी लाइफ के अंदर, जब तक ये चाहे एडिक्शन है या चाहे कोई लाइफ का कोई और स्किल है। हर जगह पे हमें विल की और स्किल की दोनों की ज़रूरत होती है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो ड्राइविंग है, चाहे वो कोई और स्किल है। जब तक हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, हम एक चीज़ को प्रॉपर्ली नहीं सीख सकते, ना ही फिर हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।